हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अगेन अनुष्का राजपूत हियर। वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज लर्निंग। ठीक है, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन नर्सिंग के लिए। ठीक है, और एमएससी भी जो स्टूडेंट करना चाह रहे हैं वो भी क्या है, इन वीडियो को देख के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन हीलिंग। बोन हीलिंग क्या है? जब कोई फ्रैक्चर्ड बोन क्या है दोबारा से रिपेयर होती है, हील होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बोन हीलिंग। ठीक है, बोन हीलिंग और फ्रैक्चर्ड हीलिंग इज अ प्रोलिफरेटिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द बॉडी फैसिलिटेट द रिपेयर ऑफ द बोन फ्रैक्चर। ठीक है, बोन हीलिंग क्या है? प्रोलिफरेटिव प्रोसेस है। प्रोलिफरेटिव मतलब टू ग्रो रैपिडली। ठीक है, टू ग्रो रैपिडली की फास्ट रेट से जो हमारे बॉडी के सेल हैं, ठीक है, टिश्यू हैं, वो क्या ग्रो करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बोन हीलिंग। ठीक है, जो टिश्यू ग्रो हो रहे हैं, ग्रो होके वो क्या दोबारा से नॉर्मल बोन की फॉर्मेशन करेंगे जैसे वो पहले थी, उसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको रिस्टोर करेंगे। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसकी कुछ एक स्टेजेस होती हैं। ठीक है, जो बोन हीलिंग है वो एकदम से नहीं होती, जो बोन है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जाती है। तो उन स्टेजेस को हम क्या है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है हमारे पास वो है हेमाटोमा स्टेज, दूसरी है ग्रेनुलेशन स्टेज, थर्ड है स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन, फोर्थ है रिमॉडलिंग स्टेज और फिफ्थ है मॉडलिंग स्टेज। अब हम इन स्टेजेस को क्या है वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर आखिर होता क्या है। ठीक है, इन सारी स्टेजेस के अंदर होता क्या है। जो बोन हीलिंग में जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है वो है हेमाटोमा स्टेज। ठीक है, 1 से 5 दिन तक रहती है और इसमें जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जो हो रही होती है फ्रैक्चर बोन से, वो क्या है स्टॉप होना शुरू हो जाती है इस स्टेज में। दूसरी जो स्टेज है हमारे पास वो है ग्रेनुलेशन स्टेज। ग्रेनुलेशन स्टेज जो है वो क्या है 2 हफ्ते तक रहती है और इसमें जो न्यू बोन के सेल हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, उनकी क्या फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है हमारे पास वो है स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन या फिर केलॉइड फॉर्मेशन या बोवाइन स्टेज। ठीक है, इसके तीनों नाम है स्टेज के। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में होती है और ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल में। जो ग्रेनुलेशन स्टेज है जिसमें जो ऑस्टियोब्लास्ट बन रहे थे, इस स्टेज में जाके जो ऑस्टियोब्लास्ट है उनके क्या ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं और उन ग्रुप को क्या हम एक्सरे में क्या विजुअलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है वो है रीमॉडलिंग स्टेज। रीमॉडलिंग स्टेज क्या 3 से 12 हफ्ते तक कंटिन्यू रहती है। इसमें क्या जो बोन हीलिंग है वो क्या कंटिन्यूड रहती है। उसके बाद आ गया हमारे पास मॉडलिंग स्टेज। मॉडलिंग स्टेज में क्या होता है? स्ट्रेंथन अप होती है बोन। ठीक है, जो कैल्शियम है ज़्यादा और ज़्यादा जाके वहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो ये जो स्टेज है ये 1 साल से या पूरे लाइफ लॉन्ग तक रह सकती है कि जो बोन है वो क्या स्ट्रेंथन अप होना शुरू कर जाते हैं। तो जो बोन हीलिंग है, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया। अब इसकी जो सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें क्या है हम कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्टेजेस के हमें नाम तो याद रहते हैं, ठीक है, पर हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी स्टेज क्या है पहले होगी और कौन सी क्या है बाद में होगी। तो इसके लिए एक हमारे पास क्या है ट्रिक है याद करने के लिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक है ए go call ठीक है, तो एस से हमारे पास आ जाएगा हेमेटोमा, हेमेटोमा या हीलिंग स्टेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जी से क्या आ जाएगा? ग्रेनुलेशन स्टेज। सी से क्या आ जाएगा? कैलस फॉर्मेशन स्टेज। एम से क्या आ जाएगा? हम और नहीं करते हैं, ठीक है, आर से क्या आ जाएगा? रीमॉडलिंग। और एम से क्या आ जाएगा? मॉडलिंग। तो ये क्या एक छोटी सी ट्रिक है जिससे क्या हमें इसकी सीक्वेंस में क्या है कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम इसे याद रखेंगे तो हम क्या है याद आ जाएगा कि इसमें ब्लीडिंग स्टॉप होगी, इसमें टिश्यू फॉर्म कर बन रहे थे, ऑस्टियोब्लास्ट बनना शुरू होते हैं, इसमें ग्रुप बनते हैं,
इसमें जो ग्रुप बनना होता है वो कंटिन्यूड रहता है, इसमें क्या बोन क्या स्ट्रेंथन अप होती है। तो ये क्या समराइजेशन है बोन हीलिंग की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आज का है एम्पुटेशन। तो 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों ही छोटे छोटे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एम्पुटेशन। एम्पुटेशन होता क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्ब, एक्सट्रीमिटी और डिजीज। ठीक है, सर्जिकली हम किसी भी एक्सट्रीमिटी को, टांग को, उंगलियों को, फिंगर को क्या कट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्पुटेशन। ठीक है, एम्पुटेशन ऐसा हमें क्यों करना पड़ सकता है? ठीक है, कॉजेज क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है, एक्सट्रीमिटी के अफेक्ट हो गई, अब वो उसका कोई यूज नहीं रह गया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको सर्जिकली रिमूव करने के अलावा। और दूसरा क्या है? गैंग्रीन फॉर्मेशन हो गया, जो वहाँ के टिश्यू हैं नेक्रोज्ड हो गए, डेड हो गए और आगे क्या स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या है क्या करेंगे? एम्पुटेशन। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एम्पुटेशन। ठीक है, एम्पुटेशन हम क्या डिफरेंट लेवल पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास थ्रू द नी एम्पुटेशन। ठीक है, अगर घुटने से हम काट रहे हैं तो उसको बोलते हैं थ्रू नी एम्पुटेशन। उससे ऊपर से काट रहे हैं तो बोलेंगे अबव नी एम्पुटेशन, और नीचे काट रहे हैं तो बिलो नी एम्पुटेशन। ये होगी 3। और यहाँ से काट रहे हैं सिर्फ जो डिजिट है, ठीक है, टो है और जो पैर की उंगलियां हैं सिर्फ उनको कट कर रहे हैं, तो उस एम्पुटेशन को हम नाम देते हैं राइज एम्पुटेशन। और ऐसे ही हम क्या एंकल के लेवल पे जब कट करते हैं, यहाँ से जब एम्पुटेट करते हैं किसी पार्ट को, उस एम्पुटेशन को हम बोलते हैं शाइनी एंकल एम्पुटेशन। तो एम्पुटेशन करने के लिए हम 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये इमेज बेसिस क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, इसका नाम है बोन सॉ। ठीक है, जैसे मीट काटने के लिए क्या हम यूज करते हैं कटर या स्पैचुला, उस टाइप का होता है। ठीक है, शार्प होता है, इसको बोलते हैं बोन सॉ। और क्या है? गिगली सॉ। ठीक है, जैसे पेड़ काटने के लिए आरी यूज होती है, ऐसे ही हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नाम है गिगली सॉ। तो ये क्या है? कट कर दिया हमने यहाँ से। अब डिफरेंट लेवल पे जो हमने एम्पुटेशन परफॉर्म की है उसकी क्या डिफरेंट वे में क्या हमें केयर करनी पड़ रही है पोस्ट ऑपरेटिवली। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि कैसे केयर करेंगे एम्पुटेशन के बाद। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट 24 आवर है उसमें क्या है एलिवेट करके रखना हमने जो एम्पुटेड एक्सट्रीमिटी है उसको। एलिवेट हम क्या करेंगे? एलिवेशन के लिए हम कोई पिल्लो कोई और चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, हमने क्या बेड की साइड एलिवेट करके रखनी होती है। ठीक है, हमने क्या है जो एम्पुटेड एक्सट्रीमिटी है उसके नीचे कोई पिल्लो या कोई और चीज़ प्लेस नहीं करनी है। एलिवेशन के लिए हम क्या है बेड की साइड को एलिवेट करेंगे। आगे लिखा हुआ है डोंट एलिवेट एक्सट्रीमिटी ऑन पिल्लो। ठीक है, क्यों पिल्लो के ऊपर नहीं हम कर रहे हैं एलिवेट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होने का चांसेस है। कॉन्ट्रैक्चर क्या होते हैं? जैसे बर्न पेशेंट की जो स्किन है बाद में क्या है रिंकल्ड फॉर्मेशन हो जाती है ना, उसमें उस टाइप का कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होने के चांसेस सेम एम्पुटेड एक्सट्रीमिटी में भी ऐसे चांसेस रहते हैं अगर हम उसको क्या है पिल्लो के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर क्या एलिवेट करते हैं। और 24 घंटे के बाद हमने क्या पेशेंट को क्या प्रोन पोजीशन देनी है ताकि जो उसका कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन का जो रिस्क है वो क्या रिड्यूस हो जाए। ठीक है, जब 24 आवर्स तक क्या करेंगे उसको बेड साइड को एलिवेट करके रखेंगे, बट हम एलिवेशन के लिए क्या बेड साइड एलिवेट करेंगे, पिल्लो कोई यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन के क्या है चांसेस हैं। और आफ्टर 24 आवर्स क्या करेंगे? पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे। ठीक है, प्रोन पोजीशन से क्या होगा? जो उसका रिस्क है कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन का क्या वो क्या है डिक्रीज हो जाएगा। जो जिन पेशेंट में अबव द नी एम्पुटेशन हुई है उनमें क्या है सैंडबैग, पिल्लो, टॉवल, ट्रंकेटर रोल ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, पर ध्यान रहे एलिवेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हम ये साइड में रखेंगे। ठीक है, जो एक्सट्रीमिटी क्या एम्पुटेड हुई है उसकी साइड में रखेंगे ताकि वो क्या एक्सटर्नली क्या है रोटेट ना हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? अबव द नी एम्पुटेशन में पेशेंट की एम्पुटेड एक्सट्रीमिटी की साइड में पिल्लो, टावल, ट्रंकेटर रोल या कोई सैंडबैग क्या है अप्लाई कर सकते हैं, रख सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट है फॉर बिलो द नी एम्पुटेशन। ठीक है, बिलो द नी एम्पुटेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक जो स्टम्प फॉर्मेशन हमने करना होता है तो हम जो लिम्ब है जहां से रेजिडुअल लिम्ब है उसको क्या पिलो के अंगेस्ट में क्या करते हैं करके रखते हैं,
प्रेस करके रखते हैं ताकि क्या है प्रोस्थेसिस लगाने के लिए क्या हो हेल्प हो सके, उसके लिए स्टम्प फॉर्मेशन हो। ठीक है, एक पिलो लेंगे और बिलो द नी एम्पुटेशन में उस पिलो के एंगेज में जो बची हुई एक्सट्रीमिटी है उसको क्या प्रेस करके रखेंगे ताकि जो स्टम्प फॉर्म अच्छे से हो जाए। और जब हमने कोई आर्टिफिशियल फुट लगाना हो या प्रोस्थेसिस कोई और लगाना हो, ठीक है, तो वो क्या इजिली वहाँ पे फिक्स हो जाए आके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन दे रहे हैं एम्पुटेशन के बाद, तो जो अफेक्टेड वाला पार्ट है, जो कट हुआ है पार्ट, उसको क्या हम सुपीरियर रखेंगे, ऊपर की साइड रखेंगे उसको। ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये थी सारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसमें कुछ एक टर्म्स रह गई हैं 2-3, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एम्पुटेशन में, जिस पेशेंट में एम्पुटेशन हुआ है, तो पेशेंट हमें क्या कंप्लेंट कर सकता है कि उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है उस पार्ट पे हो रहा है जो ऑलरेडी कट कर दिया है पार्ट। ठीक है, तो उस पेन को हम क्या बोलते हैं, फैंटम लिम्ब पेन और घोस्ट पेन। ठीक है, घोस्ट पेन का मतलब ये नहीं कि भूत वाला पेन है। तो पेशेंट को क्या है, मतलब उसको सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पार्ट ऑलरेडी कट कर दिया है, जो हटा दिया है वहां से, वहां पे उसको पेन हो रहा है। तो वो क्या साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो हम पेशेंट को क्या है क्या करते हैं, प्लेसिबो थेरेपी देते हैं एज अ ट्रीटमेंट। प्लेसिबो थेरेपी में हम क्या करते हैं, नॉन ड्रग थेरेपी यूज करते हैं। मतलब कोई ड्रग नहीं देंगे हम पेशेंट को, एक सिरिंज में हम क्या एनएस फिल कर देंगे, जैसे एग्जांपल है, तो क्या है उसको लगा देंगे, तो थोड़ी देर के बाद पेशेंट हमें बता देगा कि उसका पेन क्या रिलीफ हो गया। बट वो क्या साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो उसको एक्चुअल में मतलब कोई पेन नहीं हो रहा था, बट उसको ऐसा महसूस हो रहा था, उसके माइंड में ऐसा चल रहा था कि जो पार्ट एम्पुटेट कर दिया है उसको वहाँ पे क्या पेन हो रहा है। तो जब हम प्लेसिबो थेरेपी देंगे तो उससे क्या रिलीफ हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। इसके बाद हम थोड़ा से टॉपिक हमारे कंटिन्यू कर रह गए, आई थिंक 4 या 5 टॉपिक्स रह गए छोटे छोटे। तो जल्दी हम जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसको क्या है ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, क्वेरी के लिए कोई कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को क्या शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो भी उसके लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।